नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइन क्यू कॉस क्यू। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। फिर आपका थ्योरेटिकल चीज़, मतलब कि जो भी हम एक्सप्रेशन बोल रहे हैं एक्सप्रेशन आज एक ही करेंगे, बाकी सारा चीज़ हम क्या करेंगे थ्योरेटिकली करेंगे। फिर सबसे आखिरी में कल का वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग कल देखिए, हम लोग जो इससे पिछले का वीडियो था उसमें जो हम लोग रिवीजन किए थे, मतलब जो पढ़े थे कॉमन पोटेंशियल, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेशन निकालना है एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर, उसमें इसका काम बहुत आएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि दो कैपेसिटर है, क्या है, दो कैपेसिटर, एक C1 एंड C2। वो लोग दोनों जब उसमें और एक Q1 चार्ज स्टोर है और एक Q2 चार्ज स्टोर है। जब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जा रहा था, जब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद वो चार्ज क्या होता था, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। क्या होता था? चार्ज क्या हो जाता था, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ठीक है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, मतलब कि जो कॉमन पोटेंशियल होता था दोनों का बीच में, वो क्या होता था, नेट चार्ज स्टोर्ड बाय नेट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 होता था और C1 प्लस C2 बाई 2, तो 2 कट गया था, तो Q1 बाई Q2 बाय C1 बाई C2। तो अब देखिए Q1 बाई Q2, Q1 को हम लोग लिख सकते हैं C1 V1 प्लस Q2 को C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि Q को फॉर्मूला में बैठा रहे हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का किससे डिनोट करते थे? VC डिनोट करते थे। तो VC का फॉर्मूला ये यहाँ तक हम लोग किए थे। अब VC का फॉर्मूला यहाँ तक किए, इस फार्मूला को हम लोग आगे जाके अभी जो एक्सप्रेशन करेंगे उसमें बहुत ही मदद देने वाला है। ठीक है, तो हम इसको रफ करके बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। तो एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर में कि एनर्जी कब लॉस होगा, जब हम किसी दो कैपेसिटर को पहले अलग अलग रखेंगे, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो एनर्जी क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा। एनर्जी कितना लॉस होगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे अभी। तो समझ लीजिए दो कैपेसिटर है जिसका वैल्यू कैपेसिटेंस का C1 है एंड C2 है। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और V2 है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C1, एक तो C1 और C2 कैपेसिटेंस है, और V1 V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम लोग याद करिए, जो हम लोग U एनर्जी निकाले थे किसका, कैपेसिटेंस का, कि एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है, मैं कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाने में जितना वर्क डन लगता था, जो एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता था, उस एनर्जी का ये एक्सप्रेशन क्या था, हाफ CV² था ना। फिर इसको हम लोग तोड़ ताड़ के एक बार C का वैल्यू बैठाए थे, एक बार V का वैल्यू बैठा के अलग अलग फार्मूला लाए थे, लेकिन मेन फार्मूला क्या था, U इक्वल टू हाफ CV²। तो इसी फार्मूला को लेके हम लोग को चलना है। तो जब हम लोग कैपेसिटेंस C1 में कि कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 को नहीं जोड़ेंगे, तब वो लोग दोनों का इनिशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ CV²। तो नेमिंग देने के कारण U1 इनिशियल, क्या लिख दे रहे हैं, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये चलेगा। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर, ये भी लिख सकते हैं आप। ये से अगर आप बता देंगे पहले कि सपोज C1 C2 के ये कैपेसिटर है, मैं कैपेसिटेंस है दो कैपेसिटर का, और V1 V2 भी क्या है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस दोनों कैपेसिटर का। ठीक है, तो तब इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर इज U1, और U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब टोटल एनर्जी में कि जब फाइनल इनिशियल एनर्जी, क्या मैं कि इनिशियल बोलते, सॉरी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर, मतलब कि आफ्टर कनेक्शन, जब कनेक्शन करने के बाद क्या निकलेगा, U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, इसमें तो दोनों कैपेसिटर जुड़ गया,
C1 प्लस C2, मतलब बस देखिए वही फॉर्मूला में बैठा रहे, सी की जगह में C1 प्लस C2। और जब आपको बताया था कि जब दो कैपेसिटर जुड़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, उस दोनों का पोटेंशियल को लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कॉमन पोटेंशियल लेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल से क्या डिनोट करते हैं, VC से, और VC यहाँ पर V का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, VC का स्क्वायर। ठीक है, तो VC का वैल्यू यहाँ पर क्या है, हाफ यहाँ हो गया, ये C1 प्लस C2 हो गया। VC का वैल्यू यहाँ पर क्या था, हम पहले पढ़े थे, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय क्या था आपका, C1 प्लस C2, ये था ना। और ये क्या है, स्क्वायर था, ये क्या था, स्क्वायर था टोटल का, मतलब कि यहाँ पर से स्क्वायर है। तब जब ये स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर इसमें टूट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि होल का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कहलाएगा और इसका भी स्क्वायर कहलाएगा। तो इसका तो देखिए C1 प्लस C2 का स्क्वायर नीचे में, यहाँ पर C1 प्लस C2, तो एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, एक स्क्वायर में कि एक यहाँ पर कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ C1 प्लस C2 बचेगा। अब U1 निकल गया आपका इतना, U2 निकल गया आपका इतना, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। अब हम लोग देखिए, आप जब एनर्जी लॉस निकालेंगे तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे ना। अब किससे किसको माइनस करेंगे, 1 से 2 को कि 2 से 1 को, 1 से 2 को। क्यों, क्योंकि हम लोग एनर्जी लॉस निकाल रहे हैं, मतलब कि आफ्टर कनेक्शन कितना एनर्जी लॉस हो रहा है ये हम लोग निकाल रहे हैं। ये नहीं निकाल रहे हैं कि एनर्जी लॉस जब निकालेंगे तब हम लोग यही ना देखेंगे कि पहले कितना था फिर बाद में एनर्जी कितना घटा कितना बढ़ा, पहले ही से ना सब चीज़ करेंगे, आखिरी से तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर एनर्जी लॉस लिख के अब आगे बताते हैं, इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने क्या बोला था, एनर्जी लॉस लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। एनर्जी लॉस इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, क्योंकि यू में चेंज हो रहा है। और क्या जो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 हो जाएगा। U1 का वैल्यू क्या था, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा यू लिख दिए। अब U1 माइनस U2, तो U1 का वैल्यू क्या था बताइए, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाय 2 था। और उसका क्या था, यहाँ पर माइनस बैठ जाएगा, माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, यही था ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, इन लोग का एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए हाफ कॉमन लेके, क्योंकि यहाँ पर 1/2 यहाँ भी कॉमन आएगा, यहाँ भी 1/2 कॉमन आएगा, तो 1/2 यहाँ पर कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये C1 प्लस C2 ऊपर में ऐड इंटू होगा, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर C1 प्लस C2 लिख दिए। अब यहाँ पर हाफ लिखें, फिर यहाँ पर इसको इंटू करिए, इसको तोड़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये इससे इंटू होगा तो फिर इससे इंटू करेंगे तो C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर, ये आया C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग C2 से करेंगे, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस C2 V2 का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो सब माइनस में टूटेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये होगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़े हैं, माइनस का तो माइनस इंटू करते ही लेके साथ को साथ में चलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये C1 V1 स्क्वायर, ये C1 V1 कट रहा है, और कहीं कुछ कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा, C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, अब गौर करिए, अगर इसमें से C1 C2, इसमें से C1 C2, इसमें से C1 C2 ले लेंगे तो कॉमन ले आ जाएगा ना, और कॉमन भी ले आ जाएगा, एक चीज़ और आ जाएगा, देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, मतलब कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, हाफ हो गया, क्या कॉमन लिए हम लोग, C1 C2 कॉमन लिए, बीच में क्या बचा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
कैसे, यहाँ पर एक लाइन हम थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं, आप इसको आराम से एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कैसे हुआ। तो ये हो गया आपका डेल्टा यू का फार्मूला जो कि एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है। ये हो गया आपका डेल्टा यू का फार्मूला जो कि आपका एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एनर्जी लॉस का फार्मूला बहुत आसानी से समझ लिए कि एनर्जी लॉस का फार्मूला क्या होता है, निकलता कैसे है, और कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया थ्योरेटिकली पार्ट, व्हाट इज नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और हम लोग व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पहले पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो क्या होता है, दो कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच का गैप को भरने का कम काम आता है, फिर उसका जो कैपेसिटेंस पावर होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उस कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक जो है उसको डालने पे, मिक्का हो गया, वाट ये पेपर हो गया, वैक्यूम हो गया, ये सब को डालने से कि उसका कैपेसिटेंस जितना बढ़ता है उतना ही के का वैल्यू, उतना ही जितना टाइम्स बढ़ता है कि उतना ही के का वैल्यू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर और पोलर का मतलब तब लोग यहाँ पर समझ ही रहे होंगे, मतलब कि नॉन पोलर मतलब कि उसका एक ही पोल होगा, और पोलर का मतलब उसका दो दो पोल होगा। क्या होगा, दो पोल होगा। तो एक पोल दो पोल। तो यहाँ पर नॉन पोलर कैसे हो जाता है, नॉन पोलर जो भी डाइलेक्ट्रिक्स होता है ना, जो भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है उसका नेगेटिव एटम, मतलब नेगेटिव एटम्स जो होता है और पॉजिटिव एटम्स जो होता है, वो लोग दोनों का जो सेंटर होता है और ये दोनों का अलग अलग जो सेंटर होता है वो क्या होता है, आपस में कॉन्साइड करता है। क्या होता है, आपस में कॉन्साइड करता है, इसलिए क्या होता है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। और क्यों कॉन्साइड करता है, क्योंकि इसका शेप के कारण, इसका शेप स्ट्रक्चर के कारण, इसका सिमेट्रिकल शेप के कारण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल लेंगे जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्या ये सब नॉन पोलर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर का समझ में आ गया कि इसका जो सेंटर एटम होता है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, वो आपस में कॉन्साइड करता है, आपस में कॉन्साइड करता है, उसी के कारण क्या होता है, ये लोग नॉन पोलर कहलाता है। और ये सब का क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है ये सब का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि बीच का कुछ लेंथ ही नहीं है। डाइपोल तो हम लोग जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बीच में 12 जो लेंथ होता है वो तो कुछ लेंथ तो होता है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है P=Q2L। अब L का वैल्यू यहाँ पर 12 का वैल्यू है, ज़ीरो हो जाएगा, तो डाइपोल तो ज़ीरो ही होगा, डाइपोल का वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं। और ये सब डाइपोल का ज़ीरो वैल्यू कब होता है, उसका नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम लोग कुछ कंडीशन दे के इसको नॉन पोलर को हल्का कुछ टिल्ट करके कुछ भी जेनेटिक लगा के हम लोग कुछ करेंगे तो डाइपोल दे सकता है, मतलब डाइपोल मोमेंट दे सकता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल स्टेट होता है उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, डाइपोल मोमेंट कभी निकलता ही नहीं है, डाइपोल मोमेंट कुछ होता ही नहीं है उसमें। ठीक है, ज़ीरो ही होता है। ये हो गया। अब आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे इसका उल्टा है, इसमें क्या होता है, इसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कभी कॉन्साइड नहीं करता है। कॉन्साइड नहीं क्यों करता है, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल शेप के कारण, जैसे इसमें शेप के कारण था इसमें भी शेप के कारण कॉन्साइड नहीं करता है। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, वाटर हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया मतलब कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या हो गया आपका, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और ये इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब कि बीच का कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा आपका, डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि क्यू तो होना निश्चित है, क्योंकि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, हम लोग नॉन पोलर एंड ये पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ आ गया। अब क्या है यहाँ पर, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नॉन पोलर में इससे बात कर रहे हैं, तो इसी से मिलता जुलता नॉन पोलर से ही कुछ है। तो नॉन पोलर हम लोग जैसा जानते हैं कि उसका जो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर एटम होता है वो क्या होता है, आपस में कॉन्साइड किया हुआ रहता है। तो
अगर किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब कि किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, तब जो इसका कि इसमें तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एटम भी है, सेंटर ऑफ नेगेटिव एटम भी है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एटम ई का डायरेक्शन में चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन में, और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इसका अपोजिट चला जाता है। क्या होता है, इसका अपोजिट चला जाता है। तो देखिए ये इधर चला गया और प्लस चार्ज, और ये इधर चला गया। अब देखिए ये प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चल गया, तो ये क्या हो गया, दो पोल में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि इसका जो ये सेंटर एटम वो क्या कर रहा है, कॉन्साइड नहीं कर रहा है। जब ये दोनों को कॉन्साइड नहीं कर रहा है, बीच में कुछ डिस्टेंस बन गया, तब ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। मतलब कि ये क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब कि कोई भी नॉन पोलर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के हम लोग उसको पोलरिटी दे सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या हम बात करने वाले हैं अभी, पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको भी पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, बड़ा पी से, पी का वेक्टर से डिनोट करते हैं, जिस तरह से डाइपोल भी डिनोट करते हैं। तभी हम लोग आगे जाके इसका कुछ ट्रिकी चीज़ देखने वाले हैं। तो जैसे कि पोलराइजेशन वेक्टर को क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर तब इंड्यूस होता है, मतलब तब एक्शन में आता है, जब हम लोग किसी नॉन पोलर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसको पोलराइज करते हैं। तो जब वो पोलराइज होता है तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल होता है। जब वो पोलराइज हो जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल होगा। तो वो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है। क्या होता है, उस जो मटेरियल है, उस मटेरियल का वॉल्यूम का बराबर के बाई में उसका वॉल्यूम लगा देंगे, तो वो क्या होता है, उसका पोलराइजेशन वेक्टर बताता है। तो इसका फॉर्मूला साफ होता है, P = N इंटू स्मॉल p। यहाँ पर स्मॉल p वेक्टर का क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है आपको बताइए, ये कर रहा है डाइपोल मोमेंट। और ये n डिनोट क्या कर रहा है, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ मॉलिक्यूल्स तक आप जो इतना होगा मॉलिक्यूल्स लिख दीजिएगा, और पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको हम बताए थे, मतलब कि n = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई, तो यहाँ पर n = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर का मतलब क्या समझे, कि किसी भी जब हम लोग नॉन पोलर को हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जब वो पोलराइज हो जाता है, किसी भी नॉन पोलर को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण जब वो पोलराइज हो जाता है, तब उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तब वो डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे उस मटेरियल का वॉल्यूम से, मतलब कि उस जितना वॉल्यूम जो पर यूनिट हम लोग लगा रहे हैं वो किसका वैल्यू बैठाएंगे, उस मटेरियल का वॉल्यूम जो नॉन पोलर से पोलर हुआ है, तब वो क्या देगा, पोलराइजेशन वेक्टर देगा। या तो नहीं तो उसका अलग दूसरा नाम भी है पोलराइजेशन डेंसिटी। तो टेस्ट में या एग्ज़ाम में जो भी कुछ आए तो दोनों का वैल्यू मतलब क्या होता है, यही होता है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी पे। तो इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी इससे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी क्या करता है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो ये पोलराइजेशन वेक्टर है, ये क्या है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ E, मतलब एक्सटर्नल फील्ड का रिड्यूस्ड वैल्यू, कितना उसका वैल्यू घटा है पोलराइज होने के बाद। मतलब कि जब वो पोलराइज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी कुछ तो घटेगा ना, तो उसका कितना वैल्यू रिड्यूस होगा, वो P इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। उसके वो क्या होता है, Ex होता है, कांस्टेंट क्या होता है, Ex होता है। और इस Ex को क्या बोल देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, पोलराइजेशन वेक्टर, मतलब कि किसी भी नॉन पोलर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलर बनता है। वो पोलर को हम लोग क्या करेंगे, उसी का मटेरियल का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम से, तो क्या होगा वो
पोलराइजेशन वेक्टर देगा, नहीं तो डेंसिटी पोलराइजेशन डेंसिटी देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सब्सक्राइबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज द नॉन पोलर मटेरियल। ठीक है, मतलब कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में बात करेंगे जो जो नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट किया था, उसका रेड्यूस वैल्यू का बात करेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको भी हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सब्सक्राइबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो जितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नॉन पोलर पोलर में टूट जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, अगर कोई नॉन पोलर ये 5 में टूट जा रहा है, मतलब कि क्या, अब जो ये क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो क्या, 5 नंबर में टूट जा रहा है, तो उसको वो क्या होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं कि जो न्यूटन पर मीटर होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 न्यूटन पर मीटर जो अगर हम लोग लगाएंगे वहाँ पर, उतना ही में अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जा रहा है। ठीक है, मैं कि न्यूटन पर कूलम, आई मिस्टेक, वहाँ पर 5 न्यूटन पर कूलम होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया कि फिर से समझा दें। सुनिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, नॉन पोलर, अगर किसी नॉन पोलर का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, मान लीजिए कि 5 न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, उसी में वो क्या कर रहा है, नॉन पोलर पोलर में टूट जा रहा है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वही होगा। अगर कोई नॉन पोलर 3 में ही टूट जा रहा है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा से इसको देख लें। ठीक है, और हम लोग अब पढ़ेंगे अगला वीडियो में वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।